हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का रियल नंबर्स की फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। उसके सारे क्वेश्चंस को हम लोग इस वाले वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। बट बच्चों ये वीडियो ना थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी। उसका रीजन क्या है ना कि मैं डायरेक्टली आपको कभी भी एक्सरसाइज की क्वेश्चंस पे जंप नहीं करवाता। उससे पहले हम लोग इसके जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं इस वाले एक्सरसाइज से पहले उसको सीखेंगे एंड देन उसके सॉल्व एग्जांपल्स एंड देन फाइनली हम लोग एक्सरसाइज की क्वेश्चंस पे चलेंगे बच्चों, है ना। तो ये वीडियो इसलिए थोड़ी सी लेंदी होगी, बट ये है कि अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया ना बिना स्किप किए हुए किसी भी कॉन्सेप्ट को, तो आपको इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट्स के साथ क्लियर हो जाएंगे। तो वो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ना बहुत सही रहेगा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। इस वाले एक्सरसाइज में या इस वाले चैप्टर की अगर मैं बात करूं ना, यहाँ पे आपको दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझना है। एक है हमारा यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा और दूसरा है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अच्छा, अब ये नए सिलेबस में क्या हुआ कि यूक्लिड्स के डिवीजन लेमा को इतना ज्यादा ध्यान मतलब क्वेश्चंस इसके हटा दिए गए, है ना, और एक्सरसाइज भी यहाँ पे दो ही हो गई है। ठीक है ना बच्चों। तो इसको बस हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि बेसिकली इसका मतलब क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है। फिर उसके बाद हमारा सारा ध्यान ना इस कॉन्सेप्ट पे होगा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे, क्योंकि इसी से आप लोगों के नंबर आएंगे और इसी से दोनों एक्सरसाइज को आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है ना। तो बच्चों देखो, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की अगर हम बात करें ना, जो आप लोग डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ते हो ना, जो छोटी क्लास में भी पढ़ते थे, सेम वही चीज है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बेसिकली डिवीजन एल्गोरिथम ही है। डिवीजन एल्गोरिथम हमारा क्या बोलता था कि डिविडेंड को आप डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के फॉर्मेट में लिखते थे, है ना। इसको चेक करने के लिए भी कई बार आप लोग यूज करते थे, है ना, कि जब किसी एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड किया तो इस तरीके से आप लोग चेक करते थे उसको, है ना। सेम वही चीज यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन का लेमा भी बोलता है, यूक्लिड्स का डिवीजन लेमा बोलता है। क्या बोलता है, अगर आपने एक नंबर ए ले लिया और उसको बी से डिवाइड कर दिया, तो आप उसको मतलब वहां पे एक नंबर आपको ऑब्टेन होगा क्यू और एक होगा वहां पे रिमाइंडर। इसको इन लोगों ने इस तरीके से लिखवाते थे, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो अगर आप इससे इसको कंपेयर करोगे तो a आपका डिविडेंड हो गया, b आपका डिवाइजर हो गया, q आपका क्वोशिएंट हो गया, r आपका रिमाइंडर हो गया। तो सेम वही चीज है ना बच्चों। तो इतना आपको समझना है। एक चीज में और आप लोग को ध्यान क्या रखनी है कि रिमाइंडर की वैल्यू हमेशा इस तरीके से लिखी जाती है। इसका मतलब क्या है, इसको कैसे पढ़ते हैं हम लोग कि r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन b, है ना। कहने का मतलब क्या है, जो रिमाइंडर होगा ना किसी भी केस में, अगर आप एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 0 से बड़ी वैल्यूज होंगी। वो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा अभी। या तो 0 होगी या 0 से बड़ी वैल्यूज होंगी, बट मैक्स टू मैक्स वो b से कम ही रहेगा, b के इक्वल कभी नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैंने 17 को 2 से डिवाइड किया तो a की वैल्यू 17 होगी, b हमारा 2 हो गया। अब ये 16 के लिए आपने 8 टाइम्स में इसको कर दिया, रिमाइंडर यहाँ पे 1 आ गया। अब देखो रिमाइंडर की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी वैल्यू है ना, बट क्या ये रिमाइंडर कभी भी 2 हो सकता है? नहीं हो सकता ना। इसलिए मैंने यहाँ पे इक्वल टू नहीं लगाया b के सामने, क्योंकि b तो 2 है ना यहाँ पे। अगर ये इक्वल हो जाता, मान लो यहाँ पे 2 आ जाता रिमाइंडर, तो फर्दर भी तो आप डिवाइड करते हैं ना इसको। इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि ये कभी भी 2 के मतलब b के बराबर नहीं होगा। और 0 कब आएगा, मान लो यहाँ पे 16 होता तो 8 टाइम्स में 16 तो पूरा रिमाइंडर 0 आ गया, है ना। इसीलिए हम लोग लिखते हैं कि r की जो वैल्यू होगी वो 0 के बराबर या 0 से बड़ी वैल्यू होगी, बट हमेशा b से छोटी रहेगी बच्चों। ठीक है, इतना सा कॉन्सेप्ट था ये। बेसिकली इसको हम लोग यूज करते थे पहले HCF फाइंड करने के लिए। 2 नंबर्स 3 नंबर्स का HCF फाइंड करना होता था जब हमें क्लास 10th में इस वाले चैप्टर के अंदर, तो हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को इसी फॉर्मेट में यूज करते थे। बट अब तो खैर वो चीज हमें डिस्कस नहीं करनी है क्योंकि वो कॉन्सेप्ट है नहीं हमारे पास। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वाले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ना क्योंकि दोनों एक्सरसाइज को ना आप इसी के थ्रू सॉल्व करने वाले हो। तो इसकी मैं पहले स्टेटमेंट लिखता हूं और उसके बाद फिर हम इसको समझेंगे स्टेटमेंट को, फिर हम इसके सॉल्व एग्जांपल्स करेंगे। इसका स्टेटमेंट क्या बोलता है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स एक्सेप्ट फॉर द order in which they occur। अब यहाँ पे 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान देने वाली बात है। सबसे पहले तो कॉम्पोजिट नंबर, देन प्राइम्स
और देन उसका ऑर्डर। कॉम्पोजिट नंबर सबसे पहले क्या होता है, जिसके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं। अब फॉर एग्जांपल अब आप कहोगे कि तीन कॉम्पोजिट है नहीं है। देखो बच्चों, किसी भी नंबर का ना वन और इटसेल्फ तो फैक्टर होगा ही होगा। जैसे 5 है, 7 है, तो ये सब नंबर्स जो हैं इनके वन और सॉरी डिजिट्स जो हैं ये 1 और 5 तो इनके फैक्टर है ही ना, है ना। मतलब 5 का 1 और 5 हो जाएगा, 7 का 1 और 7 हो जाएगा। बट मैं कॉम्पोजिट की बात कर रहा हूं तो कॉम्पोजिट इनके अलावा उसका एक फैक्टर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 6 हो गया, मतलब ऐसे भी बोलते हैं कि दो से ज्यादा फैक्टर होने चाहिए, है ना। 6 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, ये सारे कॉम्पोजिट है। इसको देखो आप, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है इसका फैक्टर। 10 का 1 भी है, 2 भी है, 5 भी है, 10 भी है। 12 में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, कॉम्पोजिट नंबर्स हो जाएंगे। इवन बड़ी वैल्यू भी ले सकते हो, 30 हो गया, 100 हो गया, 500 हो गया, है ना। ये सारे क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलता है कि किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को आप एक्सप्रेस करने के लिए, एक्सप्रेस करने का मतलब क्या होता है, फैक्टराइज करने के लिए, फैक्टराइज करने के लिए आप कुछ प्राइम नंबर्स को यूज करके उसको फैक्टराइज कर सकते हो। लेकिन वो क्या बोल रहा है, वो जो प्राइम फैक्टर्स का जो मतलब जो प्राइम फैक्टर्स आप यूज करोगे ना उसको फैक्टराइज करने के लिए, वो यूनिक रहेंगे। यूनिक रहने का मतलब क्या है कि देखो 6 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा 6 का, तो 6 को आप कैसे लिखोगे, 2 into 3 लिखोगे। अगर मैं 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा तो 10 को आप लोग कैसे लिखोगे, मतलब 2 into 5 कर दोगे आप, है ना। या 12 की बात करते हैं, 12 को आप लोग कैसे लिखोगे, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होगा, 2 into 2 into 3 होगा। अब आप मुझे एक चीज बताओ कि ये 2 बार 2 और 1 बार 3 हमेशा 12 ही देगा ना, है ना। मतलब ये जो प्राइम नंबर्स हैं, ये तीनों प्राइम नंबर्स वो यूनिक है। यूनिक किस केस के लिए, 12 वाले केस के लिए। ये कभी भी इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आपको 15 नहीं मिल जाएगा, कभी भी इनको मल्टीप्लाई करके आपको 20, 100, 200 वैल्यू नहीं मिल जाएगी। आप समझो मेरी बात को। तो वही चीज ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आपसे बताना चाह रहा है। क्या बताना चाह रहा है कि भाई कोई भी कॉम्पोजिट नंबर को पकड़ के ले आओ, जब उसको फैक्टराइज करोगे ना तो जो वहां से जो प्राइम फैक्टर्स बनेंगे वो उसी के लिए बनाए गए हैं। मतलब वो प्राइम नंबर्स हमेशा उस ऑर्डर में, मतलब उसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना उन सारे प्राइम्स को, तो आपको वही एक नंबर मिलेगा बार बार, ठीक है ना। अच्छा, यहां पे एक चीज और बोलिए स्टेटमेंट में कि एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दे अकर। मतलब अब आप कहोगे कि भाई मैंने 12 को या मान लो 30 को मैंने प्राइम फैक्टराइज किया तो 15 आया, है ना। तो ये कितना आ गया, 2 into 3 into 5 आ गया। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, यूनिक होगी। हम इसके ऑर्डर पे ध्यान नहीं देंगे। क्यों, अब आप कहो कि भाई मैंने 5 को पहले लिख दिया, 3 को बाद में लिख दिया, फिर लास्ट में 2 लिख दिया, तो ये तो एक नया बन गया। ये नया कहां बना है, ये और ये तो सेम चीज है ना। इसीलिए हम यहाँ पे ऑर्डर को कंसिडर नहीं करेंगे बच्चों। इसलिए क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच दे अकर। अगर आप ऑर्डर को ध्यान ना दो तो बेसिकली ये यूनिक ही रहेगा। और वैसे भी देखो ये और ये चीज तो सेम ही है ना, है ना। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आपको क्या बता रहा है कि कोई भी प्राइम नंबर, सॉरी कोई भी कॉम्पोजिट नंबर होगा उसको आप उसके फैक्टराइज कर सकते हो। कैसे, यूजिंग प्राइम नंबर्स। और वो जो फैक्टराइजेशन आएगी वो हमेशा यूनिक रहेगी, मतलब वो उसी नंबर के लिए हमेशा रहेगा। ये बात हमारे को समझ में आती है। तो सिंपल से स्टेटमेंट में, सिंपल से भाषा में आप ये समझो कि किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को आप उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट कर सकते हो यूजिंग वो प्राइम नंबर्स के थ्रू। ये चीज है बस, है ना बच्चों। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसके ना कुछ सॉल्व एग्जांपल्स हैं जो हमें कवर करने हैं। सबसे पहला एग्जांपल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। और पहला एग्जांपल क्या बता रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है फर्स्ट वाला, कि कंसीडर द नंबर 4 की पावर n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। कह रहा है कि चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n फॉर व्हिच 4 की पावर n एंड्स विद द डिजिट 0। क्या बोल रहा है कि क्या n की कोई एक वैल्यू होगी जिसकी वजह से 4 की पावर n को जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा जो आंसर आना चाहिए वो 0 पे एंड करने जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा कुछ बन जाए, 40 बन जाए, 400 बन जाए, 480 बन जाए, कुछ भी, मतलब 490 बन जाए, मतलब 0 पे एंड कर जाए, है ना। अब इसको बहुत ध्यान से समझना है आप लोगों ने। देखो बच्चों, अगर किसी भी नंबर को फॉर एग्जांपल 40 है, 20 है, 30 है, 50 है, मतलब किसी भी नंबर को अगर 0 पे एंड करना होगा तो कहीं ना कहीं वो 10 तो वहां पे आएगा ही। ये बात सबको समझ में आती है यार। यहाँ पे देखो ना 4 into 10 हो जाएगा, 2 into 10, 3 into 10, इवन यहाँ पे भी 48 into 10, है ना। तो ये तो एक मतलब सिंपल सी चीज है कि अगर किसी भी नंबर को 0 पे एंड करना होगा तो उसमें 10 तो आएगा ही आएगा।
तो अगर 10 आएगा तो वहां पे 2 और 5 तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन होनी चाहिए भाई। 10 का प्राइम फैक्टर तो यही होगा ना, 2 और 5 ही तो होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी भी नंबर को डिजिट 0 पे एंड करना होगा तो मतलब उसको 10 पे एंड करना है भाई। अगर 400 भी है, 400 भी को आप 40 इंटू 10 ही लिखोगे ना। तो किसी भी नंबर को अगर 0 पे एंड करना है तो कहने का मतलब क्या है कि उसको 10 पे एंड करना है। तो 10 पे एंड करना है तो 2 और 5 दोनों प्राइम फैक्टर होने चाहिए वहां पे, है ना। लेकिन अब यहां पे अगर आप देखोगे 4 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 ही तो आएगा। मतलब 2 तो प्रेजेंट है यहाँ पे बट 5 नहीं है ना। अगर एक सिर्फ 2 से मैं उसको 0 पे एंड थोड़ा ना करवा सकता हूं, मेरी बात समझ रहे हो आप लोग। तो अगर मैं सिर्फ 2 को लेके चलूंगा तो वो तो कभी 0 पे एंड कर ही नहीं पाएगा, है ना। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमारे पास क्या बोलता है कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा 4 के लिए 2 इंटू 2 ही रहेगा। मतलब कभी भी यहां पे 5 नहीं आ सकता। यही तो यूनिकनेस बता रहा है ना प्राइम फैक्टराइजेशन, जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बता रहा था हमारे को, यही तो बता रहा है कि अगर किसी नंबर को आप फैक्टराइज करोगे यूजिंग प्राइम तो वो फैक्टराइजेशन उसके लिए यूनिक रहेगी। मतलब उसको कोई चेंज नहीं कर सकता, मतलब इसके आगे कभी 5 नहीं आ सकता इसमें, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर 5 नहीं है तो ये नंबर कभी भी 0 पे एंड नहीं कर सकता, है कि नहीं। अब इसको हम लोग लैंग्वेज के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे वो देखो, वो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों को लिखना नहीं आता इसको, है ना। तो वो देखते हैं हम क्या लिखेंगे। पहले इसको लिख लो आप लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 raised to the power n। कैसे लिखेंगे हम इसको, 2 की 2 ये आ गया, मतलब ये आ गया, है ना। 2 इंटू 2 को मैं 2 का स्क्वायर लिख दिया मैंने। अब मैं क्या लिखूंगा कि फॉर अ नंबर टू एंड, जो भी मैंने समझाया ना उन्हीं चीजों को लिख रहा हूं। एंड विद द डिजिट 0 इट शुड कंटेन 2 and 5 as its prime factors, ठीक है ना। बट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 की पावर n कंटेन्स ओनली 2 एंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एंड बाय द uniqueness of fundamental theorem of arithmetic, this prime factorization is यूनिक, है ना। ये प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक है, मतलब 5 कभी आ ही नहीं सकता वहां पे, ठीक है ना। सो there is no value of n for which 4 की पावर n can end with the digit 0। ये पूरी इसकी स्टेटमेंट है बच्चों। ये इसी तरीके से आप लोग को एग्जाम में भी लिख के आना, और ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे आपके स्कूल के पेपर में आ जाए चाहे आपके बोर्ड के पेपर में आ जाए, कहीं पे भी आ जाए, बट ये क्वेश्चन आ ही जाता है, कहीं ना कहीं आपको जरूर मिल जाएगा। चाहे आपके यूटीज में बन जाए, मतलब या समेटिव में आ जाए, कहीं पे भी आएगा ही आएगा, या प्री बोर्ड में आ जाएगा। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा बच्चों आप लोगों के एग्जाम में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ। ये वाला सबको क्लियर होगा। अब सेकंड एग्जांपल क्या है ना कि है तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे ही, बट बेसिकली वहां पे एचसीएम, एचसीएफ और एलसीएम को हम लोग टच करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूं तो स्पेलिंग वगैरह आप लोग देख लेना, है ना। 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्यों बोला है, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला भी है निकालने के लिए, वो भी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे हमारे को सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या लिखोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 इक्वल्स टू 2 into 3, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20 इक्वल्स टू 2 into 5, है ना। अब यहां से बहुत ध्यान से समझना, यहां से मैं आपको तरीका बताता हूं एचसीएफ और एलसीएम को निकालने का। अब एचसीएफ 6 और 20 का देखो, एचसीएफ में आपको क्या करना है,
एचसीएफ में आपको सिंपल सा रूल लगाना है कि जो भी दोनों नंबर्स में कॉमन चीजें हैं ना, आप समझ रहे हो मेरी बात को, जो भी प्राइम फैक्टर यहाँ पे कॉमन है उनको उठा लो। फॉर एग्जाम्पल 2 और 3 यहाँ पे 2, 2 और 5 है, तो कॉमन कितना है ऐसे करके मार्क कर लो, बस ये कॉमन आ रहा है और तो कुछ नहीं है ना। 3 यहाँ पे है क्या, नहीं है ना। एक 2 यहाँ पे था, एक और 2 यहाँ पे है, नहीं है। 5 है यहाँ पे 5 है, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सीधा इसका एचसीएफ क्या हो गया 2, खत्म बात। जो दोनों में कॉमन हो, अगर 3 होता, तीनों में जो कॉमन आता है वो उसका एचसीएफ हो जाता। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा एलसीएम की बात करते हैं, ये थोड़ा सा अलग होता है। एलसीएम में आपको क्या करना है कि बेसिकली एलसीएम में आपको सारे प्राइम फैक्टर लिखने हैं, ठीक है। एलसीएम में क्या करना है, सारे प्राइम फैक्टर लिखने हैं और सबके मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स जो अकरेंस है ना उसको लिखना है। फॉर एग्जांपल देखो, इसको तरीका क्या है, सिंपल सा तरीका बताऊंगा। कौन कौन से प्राइम फैक्टर यहाँ पे यूज हो रहे हैं, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, 5 हो रहा है, ठीक बात है। 2 मैक्सिमम कितनी बार आ रहा है, यहाँ पे एक बार आ रहा है, यहाँ पे 2 बार आ रहा है ना। यहाँ पे एक बार, यहाँ पे 2 बार, तो मैक्सिमम कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया, 2 बार लिख डालो उसको, ठीक है। अगला प्राइम फैक्टर क्या यूज हो रहा है भाई, 3 हो रहा है। 3 यहाँ पे एक बार आ रहा है, यहाँ पे एक बार भी नहीं आ रहा है ना। बट 3 मैक्सिमम कितनी बार आ रहा है। अब यहाँ पे हम कॉमन नहीं देख रहे, इस चीज को ध्यान रखना आप लोग। देखो ऐसा नहीं है कि 2 एक बार कॉमन लेके किया हमने एलसीएम में, नहीं। 2 यहाँ पे एक बार आ रहा था, यहाँ पे 2 बार आ रहा था। तो हर एक प्राइम फैक्टर को आप लोग आइडेंटिफाई करोगे और जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आएगा ना, वो चाहे एक में ही आ रहा हो, उसको लिखोगे आप लोग। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बार था, यहाँ पे 2 बार था, हमने 2 बार लिख दिया। यहाँ पे 3 एक बार आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आ रहा है ना, उसको लिख दोगे। 5 यहाँ पे आ रहा है, उसको लिख दोगे। बात समझ में आ गई। इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये इसका एलसीएम हो गया। तो एलसीएम में आपको क्या करना है कि जो भी प्राइम फैक्टर आपने निकाले हैं उनको देख लो और उनके मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स वाले लिख दो। फॉर एग्जांपल अगर मान लो यहाँ पे इसी क्वेश्चन में एक 7 यहाँ पे होता और यहाँ पे आपका 11 होता, तो क्या करते हैं आप लोग, 7 और 11 दोनों लिखते हैं। अगर यहाँ पे 2 बार 11 होता है ना, और यहाँ पे एक बार भी नहीं होता, मतलब ऐसे कुछ होता, फिर मैं एक बार 11 और लिख देता, है ना। बट अगर मान लो यहाँ पे 11 3 बार आता, तो आप क्या लिखते फिर यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 3 बार है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स किसमें है, 3 बार है ना, तो 3 बार हम 3 बार लिख देते इसको। क्लियर बच्चों। फिर 5 बार लिखने मत बैठ जाना, वो चीज गलत हो जाएगी। आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर को पकड़ना है और उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स वाले को लिख देना है एलसीएम के लिए। अच्छा अगर यहाँ पे एचसीएफ निकालना होता फिर क्या करते हैं आप, 2 कॉमन था वो ले लेते हैं, एक 11 कॉमन है वो ले लेते हैं, और एक 11 कॉमन है वो ले लेते हैं, ठीक बात है। क्लियर है बच्चों। एचसीएफ एलसीएम मेरे ख्याल में प्राइम फैक्टराइजेशन तरीका क्लियर होगा। एक दो एग्जांपल्स इसके मैं और दिखा देता हूं आपको, मतलब एनसीईआरटी से नहीं बट ऐसे नॉर्मली हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं ताकि आप लोगों को एचसीएफ एलसीएम क्लियर हो जाए। अब अगर मान लो आपके पास वैल्यू है 2 into 5 into 7 into मान लो 13 है ना, और इधर है आपका 2 into 5 into 13 into 17, ठीक है ना। अब इसका अगर मुझे एचसीएफ निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, कॉमन एक ये वाला है, एक ये वाला है और एक 13 कॉमन है, तो क्या क्या आ जाएगा, 2 into 5 into 13 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अब अगर मैं एलसीएम की बात करूंगा, अब देखो प्राइम फैक्टर क्या क्या यूज हो रहा है भाई, 2 हो रहा है, 5 हो रहा है, 7 हो रहा है, 13 हो रहा है, 17 हो रहा है, ठीक बात है। 2 मैक्सिमम कितनी बार आ रहा है, यहाँ पे भी एक बार, यहाँ पे भी एक बार, मतलब मैक्सिमम कितनी बार आ रहा है, एक बार ही आ रहा है ना, तो एक बार लिख दिया हमने। 5 एक बार यहाँ पे आ रहा है, एक बार यहाँ पे आ रहा है, तो मैक्सिमम तो एक बार ही आ रहा है ना, 5 भी लिख दिया हमने। 7 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो लिखा जाएगा, बिल्कुल लिखा जाएगा। कितनी बार आ रहा है, एक बार लिखा जाएगा। 13 यहाँ पे भी आ रहा है एक बार, यहाँ पे भी एक बार आ रहा है, तो एक बार ही लिखोगे आप। 17 यहाँ पे एक बार आ रहा है, तो लिख दोगे आप, ठीक है ना। क्लियर है। एक और एग्जांपल देखो, ये चीजों को क्लियर कर लो आप लोग ना, ताकि आपको आगे के लिए आसानी हो। अब मान लो मैंने लिख दिया 3 into 5 into 11 into 13 into 13 into 17, है ना, और दूसरे में लिख दिया मैंने 2 into 7 into 9 into 2 into 7 into 17 into 23 या 17 में डालो। अब इसके एचसीएफ में क्या है, कोई चीज कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 तो है ही ना, इंटू 1 तो है, एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 0 नहीं लिखना है, एचसीएफ 1 हो जाएगा, ठीक है ना। और एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे फैक्टर्स क्या क्या यूज किए जा रहे हैं, एक 2 यूज किया जा रहा है ना, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 23 है, ठीक है। 2 कितनी बार है भाई,
एक ही बार आ रहा है, लिख दो एक बार। 3 कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है ना, लिख दिया हमने। 5 कितनी बार आ रहा है, एक बार, है ना, लिख दिया। 7 कितनी बार आ रहा है, एक बार, लिख दिया हमने। 11 एक बार लिख दिया। 13 2 बार आ रहा है, यहाँ पे एक बार भी नहीं आ रहा। कितनी बार लिखोगे आप लोग, 2 बार आप लोग 13 लिख दोगे, है ना। 17 एक बार, 23 एक बार, ये आ गया इसका। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं, है ना। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे जाने से पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे ना एक फॉर्मूला डिस्कस किया गया कि अगर आपको दो नंबर्स हैं ए और बी, है ना, तो ये इसका एचसीएफ हो गया और ये इसका एलसीएम हो गया। तो फॉर्मूला क्या बोलता है कि अगर आपके पास दो नंबर्स है तो उन दोनों नंबर्स का एचसीएफ को अगर आप उन दोनों नंबर्स के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बेसिकली वो उन दोनों के प्रोडक्ट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाएगा, मतलब सॉरी प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा, है ना। मतलब दो नंबर्स का एचसीएफ इंटू दो नंबर्स का एलसीएम इक्वल्स टू दो नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर बच्चों। क्लियर है? इसको हम लोग बहुत बार यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? मान लो आपको दो नंबर्स का एलसीएम गिवन है ना, और वो दो नंबर्स भी गिवन है, तो आपको एचसीएफ निकालने के लिए बोल देंगे। या आपको एचसीएफ गिवन होगा, एलसीएम गिवन होगा, आपको बोलेंगे कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट निकाल के दिखाओ, है ना। इस तरीके से कोई भी दो चीज गिवन होगी या तीसरी चीज आपको निकालने के लिए बोल सकते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वही है बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मतलब थर्ड एग्जांपल है, बेसिकली उसमें क्या बताया जा रहा है हमें कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अच्छा, 96 एंड 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। अब देखो बच्चों, यहाँ पे बात क्या आ रही है कि बोल रहा है कि हेंस फाइंड देयर एलसीएम, है ना। अगर उसको प्राइम फैक्टराइजेशन तरीके से करवाना होता तो वहां पर सीधा बोल देता कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। उसने क्या बोला कि फाइंड द एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस फाइंड देयर एलसीएम। मतलब कहीं ना कहीं वो हमें फॉर्मूले के लिए बोल रहा है ना बच्चों। तो हम वही फिर से क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 96, तो क्या हो जाएगा, निकाल के देख लो आप लोग। 48 24 12 6 और ये 1 आ गया, कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, है ना। 5 ये है और 3 एक है ना। फिर इसी तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 404 था ना, इसको जब आप करोगे तो 404 का आ जाएगा 2 इंटू 101 करके देख लो एक बार, है ना। 101 तो प्राइम नंबर है ना, तो ये आ जाएगा। अब इनका एचसीएफ क्या क्या है कॉमन, एक 2 कॉमन आ गया, ठीक है, ये दूसरा वाला 2 भी कॉमन आ गया, बस और तो कुछ कॉमन है नहीं। तो 2 इंटू 2 4 इसका एचसीएफ आ जाएगा, है ना बच्चों। क्लियर है? अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो यूजिंग एचसीएफ, फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है बच्चों। बोर्ड्स में आप लोग फॉर्मूला नहीं लिखते, इस वजह से आप लोग के मार्क्स आते हैं, है ना। या किसी भी पेपर में फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है। एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पे क्या है, A इक्वल्स टू 96 एंड B इक्वल्स टू 404। तो एचसीएफ किस किस का, 96 इंटू 404 इंटू एलसीएम किस किस का, 96 इंटू 404 का इक्वल्स टू 96 इंटू 404 बच्चों, है ना। एचसीएफ कितना है, 4 आया है, एलसीएम हमें निकालना है और 96 इंटू 404 है। तो बस नॉर्मल सा कैलकुलेशन है, एलसीएम क्या हो जाएगा, 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाय 4। अच्छा, बहुत बार बच्चों आप लोग गलती क्या करते हो ना कि इन दोनों का प्रोडक्ट निकालने लगते हो, उससे कैलकुलेशन में और फंस जाती है। देखो, मैथ्स को सॉल्व करने का तरीका आपके कैलकुलेशन पे बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा, है ना, किसी भी क्वेश्चन को। तो अननेसेसरी की कैलकुलेशन में आप लोगों को फंसना नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। अगर आपको लगता है कि एन टाइम पे जाके कैंसिल नहीं हो रहा है तो वहां पे मल्टीप्लाई कर देना, वो बात की बात है। लेकिन अगर कैंसिल हो गया तो आपका काम तो छोटा हो जाएगा ना, फिर समझ मेरी बात को। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये यहाँ पे 101 आ गया, है ना। अब ये 101 आ गया तो आपको क्या करना है, 96 इंटू 101 ही तो करना है। ये मेरे ख्याल में 9696 आता है, एक बार करके देख लेना आप लोग, है ना, 9696। ये इसका एलसीएम आ गया, ठीक है बच्चों। क्लियर है यहां तक? अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, एग्जांपल 4, ठीक है ना। तो कभी भी अगर हेंस करके लिखा गया हो कि पहले आपको एलसीएम फाइंड करना है, हेंस फाइंड देयर एचसीएफ या हेंस फाइंड देयर एलसीएम,
तो मतलब आपको कहीं ना कहीं उसमें फॉर्मूले को यूज करना है बच्चों, ठीक है ना। अब हमारा एग्जाम्पल फोर्थ है। एग्जाम्पल फोर्थ क्या बोल रहा है कि फाइंड द HCF एलसीएम 6, 72 एंड 120 का यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब तीन वैल्यूज की आ गई बात, तीन नंबर्स आ गए, तो फिर से वही हेडिंग क्या डालनी है आपको। देखो बच्चों, स्टेप्स आप लोग जरूर लिखना है ना, और स्टेप्स लिखने की आदत ना अभी से डालो। आप जब भी इस वाली वीडियो को देखोगे, वो बोर्ड्स के लिए आपकी प्रिपरेशन हो रही है ये, तो बोर्ड्स में आपके स्टेप की मार्किंग होगी, इवन प्री बोर्ड्स में भी, इवन आपके स्कूल के एग्जाम में भी स्टेप मार्किंग होती है ना। तो अब किसी किसी स्कूल में नहीं होता, वो बात अलग है, बट मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप अभी से आदत डालोगे ना आगे के लिए स्टेप्स लिखने का, तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। आपको कई बार क्या लगता है ना कि यार मैंने तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया था, फिर मेरे मार्क्स कहाँ चले गए, तो आपके मार्क्स स्टेप में ही चले जाते हैं, क्योंकि आप लोग स्टेप्स नहीं लिखते, फॉर्मुलेज नहीं लिखते। इनकी आदत अभी से डालो। अच्छा, कुछ बच्चों को ये लगेगा कि यार हम सीधा बोर्ड्स में लिख देंगे, तो उससे क्या होगा ना कि आपको जब लिखने की हैबिट नहीं होगी ना अभी से, तो बोर्ड्स में आपका टाइम, फिर पूरा पेपर हो नहीं पाएगा उस टाइम लिमिट के अंदर। ये भी बहुत बच्चों के साथ दिक्कत आती है कि मेरा टाइम पे पेपर नहीं हो पाया, इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि वहां पे आप लोग स्टेप लिखना शुरू कर देते हो और पहले कभी आपने लिखा ही नहीं है, कभी आपने पहले प्रैक्टिस ही नहीं करी है उस चीज की। इसीलिए जो भी क्वेश्चन करोगे थोड़ा टाइम ही तो लगेगा ना यार, बट धीरे धीरे करके ना स्टेप्स की आदत डालो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है ना। तो 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 into 3 है ना। 72 का क्या हो जाएगा, 2 into 3 into 3 है ना। नहीं, एक सेकेंड, 2 into 3 into 3 आ जाएगा है ना, और 120 ना 3 into 5, ठीक है बच्चों। अब HCF 672 और 120 आप लिख देना, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6, प्राइम फैक्टराइजेशन 72 एंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 120। तो HCF के लिए कॉमन ढूंढो भाई, ये 2 आ गया और 3 है क्या कॉमन, हाँ 3 है ना तीनों में, बस। तो 2 into 3 HCF कितना आ गया, 6 आ गया हमारा, ठीक है ना बच्चों। अब एलसीएम के लिए क्या करोगे आप, देखो एक प्राइम फैक्टर 2 है, क्या क्या प्राइम फैक्टर लिख लो पहले, 2, 3 और 5 है। 2 यहाँ पे एक बार आ रहा है, यहाँ पे 3 बार आ रहा है, यहाँ पे भी 3 बार आ रहा है, तो मैक्सिमम कितनी बार आ गया बच्चों, 3 बार आ गया। 3 यहाँ पे एक बार आ रहा है, यहाँ पे 2 बार आ रहा है, यहाँ पे एक बार आ रहा है, कितने बार लिखोगे आप लोग, 2 बार, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स लिखना है ना। 5 एक ही बार आ रहा है, वो भी यहीं पे आ रहा है, तो 5 को एक बार ही लिख लेंगे, कितना हो गया 360, ठीक है ना बच्चों। ये इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो यहां तक हम लोगों ने सारे सॉल्व एग्जांपल्स और सारा कॉन्सेप्ट देख लिया। अब हम लोग फाइनली बच्चों स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1, ठीक है बच्चों। एक्सरसाइज 1.1 से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं। पहले क्वेश्चन में बेसिकली आपके 5 पार्ट्स हैं, और क्या बोल रहे हैं इसमें कि सबको आपको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। तो पहला पार्ट क्या है, 140 का करोगे आप, तो 2 से क्या 70 आ गया, फिर 2 से 35 आ गया, फिर 5 से कर दो 7 आ गया, देन 7। तो 40 को हमने कैसे लिख दिया, 140 को 2 into 5 into 7 है ना। सिंपल से क्वेश्चन है, कोई ज्यादा इसमें वो नहीं है। लास्ट के 1-2 पार्ट्स थोड़े से हो सकते हैं इसमें कि आपको सोचना पड़ेगा कि किस प्राइम नंबर से जाना चाहिए, अदरवाइज तो ये बहुत ही बेसिक है। 156 को अगर आप करोगे तो 78 टाइम्स में हो गया 2 से है ना, फिर 39 आ गया, 13 हो गया, फिर ये 13 टाइम्स में चला गया, तो बेसिकली क्या आ जाएगा 156 इक्वल्स टू 2 into 2 into 3 into 13, ठीक है ना, 156 का हो गया। फिर हमारा थर्ड पार्ट क्या बच्चों को देख लेते हैं, 3825। अब देखो किससे जाएगा, 5 से चला जाएगा है ना, फिर 5 से कर दो इसको, अब किससे जाएगा ये, 3 से भी जा सकता है ना। पहले हमें 3 से कर देना चाहिए था, बट कोई नहीं, ये हो गया। फिर 3 से और जाएगा, 17 आ गया, फिर 17 टाइम्स में चला जाएगा ये है ना। तो 3825 को आप क्या लिखोगे, 5 into 5 into, मतलब पहले 3 लिख दो, 3 into 3 into 5 into 5 into 17। कभी कंफ्यूजन लगे ना तो चेक करके भी देख लिया करो बच्चों कि वो आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ही अगर 9 हो गया और 9 into 5 45 हो गया, 45 into 5 225 हो गया, 225 को 17 से मल्टीप्लाई करके देख लो। कभी भी अगर आपको कंफ्यूजन लगता है 53825, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अपने कंफ्यूजन को भी क्लियर कर सकते हैं बच्चों। मैथ्स की ब्यूटी यही है ना, कोई भी क्वेश्चन को आप तुरंत रीचेक कर सकते हो है ना बच्चों।
फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं 5005, उसको भी देख लो। ये किससे जाएगा? 5 से चला जाएगा ये। फिर अब ये 3 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा नहीं, 7 से जाएगा क्या? हाँ 7 से जा सकता है ना। फिर उसके बाद अब ये 7 से भी नहीं जाएगा। फिर 11 से, हाँ 11 से चला जाएगा। मतलब डिफरेंट डिफरेंट प्राइम नंबर्स आपको ट्राई करना, और इसके लिए आपको ना डिविजिबिलिटी रूल्स या आपकी प्रैक्टिस कैलकुलेशन की बहुत अच्छी होनी चाहिए, है ना, तभी आप जल्दी जल्दी कर पाओगे। 11 से गया तो 13 आ गया, और ये 13 टाइम्स में चला गया फिर, है ना। तो 5005 को कैसे लिखोगे? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है ना बच्चों। फिर उसके बाद क्या है अपना 7429, इसको भी देख लेते हैं, फिफ्थ पार्ट है 7429। अब देखो ये किससे जाएगा? 5 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा क्या? 3 से भी नहीं जाएगा। 7 से भी नहीं जाएगा। 11 से जाएगा क्या? देखते हैं हम लोग, करके देखो आप लोग। 11 से अगर जाओगे 6 टाइम्स में, 11 से भी नहीं जाएगा। 13 से जाएगा क्या? देखना, 13 से भी नहीं जा सकता शायद, क्योंकि 13 से भी नहीं जाएगा। 17 से, फिर 13 पर तो 17 बचा ना, 17 से करके देखते हैं। मेरे ख्याल में 17 से चला जाएगा शायद ये ना। हाँ ये आना चाहिए ना 17 से। हाँ 437 चला गया ना। अब दोबारा 17 से हम लोग ट्राई कर सकते हैं क्या? नहीं जाएगा 17 से ना। 19 से करके देखें। हाँ 19 से चला जाएगा, है ना। और फिर 23 तो खुद भी प्राइम है ना। तो 7429 का क्या जाएगा? 17 इंटू 19 इंटू 23। तो इसलिए बच्चों आपको कैलकुलेशन बहुत तेज होनी चाहिए इन क्वेश्चंस को करने के लिए ना, प्राइम फैक्टर्स निकालने के लिए बेसिकली। बट ये सिंपल थे, है ना। तो कभी भी आपको कैलकुलेशन की कंफ्यूजन हो ना, तो उसको सॉल्व करके देखो आप लोग, है ना। रफ में जरूर सॉल्व करो, डायरेक्टली आपको गेस नहीं करना है। गेस करने में मैथ्स में मार्क्स चले जाएंगे आप, क्योंकि क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका, है ना। तो हमेशा करके देखना है बेसिकली। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक बात है कि भाई 26 और 91 है, पहले हमें इनका एचसीएफ निकालना है, फिर एलसीएम निकालना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन पहले हम निकाल लेते हैं इसका। 26 एंड 91, 26 का क्या आ जाएगा बच्चों? 2 इंटू 13, और 91 का क्या आ जाएगा? 7 इंटू 13, है ना। तो एचसीएफ क्या आएगा बच्चों इनका? 26 और 91 का एचसीएफ क्या आ जाएगा? कॉमन क्या है भाई? 13 ही है बस, है ना। और एलसीएम क्या आ जाएगा इनका? 26 और 91 का 2 एक बार आ रहा है फैक्टर, एक बार लिखोगे आप लोग। 7 एक बार आ रहा है, 13 भी, दोनों में एक एक बार ही आ रहा है ना। तो ये कितना आ जाएगा? 182, है ना। ठीक है ना बच्चों। अब हमें इसको वेरीफाई करना है। तो वेरिफिकेशन में क्या बोल रहा है कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। बेसिकली उस फॉर्मूले को हमें वेरीफाई करना है। तो कभी भी आपको वेरिफिकेशन करनी होगी ना, तो आप लेफ्ट हैंड साइड को सेपरेटली लोगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या बोल रहा है? एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम कितना है भाई इसका? 182, और एचसीएफ कितना है? 13। इनको मल्टीप्लाई करो आप लोग। टू 3 6 6 आ रहा है ना। और आरएचएस क्या है? इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 26 इंटू 91 का। ठीक है ना, 2 3 6 6। तो सिंस हम क्या लिखेंगे लास्ट में? एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस, हेंस वेरीफाइड। ठीक है ना बच्चों। क्यों लिखा हमने ऐसा? क्योंकि एलसीएम
और एचसीएफ को जब हमने मल्टीप्लाई किया और आरएचएस में जब इनके दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई किया, दोनों इक्वल आ गए, इसलिए हमने लिख दिया कि भाई वेरिफिकेशन हो गई, पॉसिबल, मतलब हो गई वेरिफिकेशन इनकी। तो इसी तरीके से आपको वेरीफाई करना है। कभी भी दोनों चीजों को, एलएचएस आरएचएस को साथ में लेके आप वेरीफाई नहीं करते हो। वो तो अगर पहले से आप इक्वल टू लेके चलोगे मतलब तो आप मान ही रहे हो ना कि वो दोनों इक्वल है ना। तो कभी भी वेरिफिकेशन में मैंने देखा कि बहुत सारे बच्चे इसकी बात की गलती करते हैं कि वो साथ में लेके चल लेंगे। साथ में लेके नहीं चलना आपको, पहले एलएचएस को सॉल्व करो, वेरिफिकेशन की बात करो मैं, वेरिफिकेशन वाले प्रॉब्लम्स के लिए पहले एलएचएस को सॉल्व करो, फिर आरएचएस को सॉल्व करो, फिर देखो कि दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर इक्वल है तो हेंस वेरीफाइड, अगर इक्वल नहीं है तो सिंस एलएचएस इज नॉट इक्वल टू आरएचएस, तो जो भी आगे आपको पूछा गया है उस तरीके से आप लिख देंगे उसको। ठीक है ना बच्चों। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका, 510 एंड दूसरा क्या है 91। सॉरी 92 है ना। फिर से वही प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 510 एंड 92। थ्री से 17, 92 का किया हमने तो क्या आएगा, ठीक है ना। तो 510 का क्या जाएगा बच्चों, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 का आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 23। तो भाई एचसीएफ क्या आ जाएगा इन दोनों नंबर्स का, एक 2 कॉमन है बस, और तो कुछ है नहीं। दूसरा तो 2 नहीं है ना यहाँ पे, और ये 23 तो अलग ही है। यहाँ पे 3, 5 एंड 17 है। एलसीएम की अगर मैं बात करूंगा, एलसीएम में क्या है देखो, फैक्टर्स क्या क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 17 है, 23 है। 2 यहाँ पे एक बार आ रहा है, यहाँ पे 2 बार आ रहा है। कितने बार लिखोगे आप लोग, 2 बार लिख दोगे। 3 यहाँ पे एक बार आ रहा है तो एक बार लिखा जाएगा। 5 यहाँ पे एक बार आ रहा है लिखा जाएगा। 17 एक बार आ रहा है वो भी लिखा जाएगा, और 23 ये भी लिखा जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो आप लोग, कितना आएगा 1260 है ना, और 17 से करेंगे तो 1020 इंटू 23। अब 102 को 23 से करते हैं, 2 3 4 6 और लास्ट में हमने एक 0 लगा दिया। तो ये हमारा यहां तक आ गया। अब इसको वेरीफाई करके देखते हैं बच्चों। तो एलएचएस लिया आपने, एचसीएफ इंटू एलसीएम किया है ना। तो एचसीएफ कितना था हमारा इसका 2, एलसीएम कितना है 2 3 4 6 0, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, ये आ गया। अब आरएचएस की बात करते हैं। आरएचएस क्या हमारा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो 2 नंबर्स क्या क्या थे, 510 इंटू 92। इसको करके देखो, 2964 है ना, 4692 और एक 0। तो देखो फिर से आ गया ना, सिंस एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस हेंस वेरीफाइड। ठीक है ना बच्चों। अब हम लोग करते हैं इसका थर्ड पार्ट, 336 एंड 54 वाला। थ्री 336 एंड 54। फिर से वही 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो आप। ठीक है ना, 54 का किया हमने, ये आ गया। तो लिख दो आप इसको। बहुत आसान तरीका बच्चों, जो कॉन्सेप्ट बताया ना कि उसको आप पकड़ के रखोगे ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। और 54 का क्या लिखा हमने, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। एचसीएफ क्या आ जाएगा बताओ आप। एक ही 2 कॉमन है और एक ही 3 कॉमन है, कोई सा भी 3 कॉमन ले लो। तो 2 इंटू 3 6 आ गया। एलसीएम क्या होगा, देखो एक फैक्टर 2 है, एक 3 है और एक 7 है ना। तो 2 कितनी बार आ रहा है, यहाँ पे 4 बार, यहाँ पे 1 बार। कितनी बार लिखोगे आप लोग, 4 टाइम्स। 3 यहाँ पे 1 बार आ रहा है, 3 यहाँ पे 3 बार आ रहा है। कितने बार लिखा जाएगा, 3 बार लिखा जाएगा। देन 7 एक बार आ रहा है, तो 7 को 1 बार लिखोगे आप। उसको मल्टीप्लाई करो, 4 8 16 48 है ना। 48 इंटू 3 144, 144 इंटू 3
432 आएगा ना, है ना, इंटू 7, 3024। ठीक है ना बच्चों। अब फिर से हम वेरीफाई कर देते हैं। एलएचएस में क्या है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एचसीएफ कितना निकाला हम लोगों ने इसका 6, एलसीएम निकाला 3024, मल्टीप्लाई करो इसको 18144। और आरएचएस क्या था हमारा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। इनको करके देखते हैं। ये इस तरह से कैलकुलेशन आपको पूरे बोर्ड पे भर के या नोटबुक पे भर के नहीं करनी है, साइड में कॉलम बनाओगे वहां पे आप लोग सारी कैलकुलेशन करनी है। ये तो मैं आपको बता रहा हूं तो इसलिए मैंने बीच में कर दिया कहीं पे भी, बट ये चीज आपको नहीं करनी है बच्चों, हैबिट डालना अभी से ही। कितना आएगा, 18144 आ गया ना, हेंस वेरीफाइड, है ना, क्योंकि सिंस LHS इक्वल्स टू RHS, ये जरूर लिख देना आप लोग, हेंस वेरीफाइड। ठीक है बच्चों, ये लास्ट पार्ट था इसका, सेकंड क्वेश्चन का। ठीक है ना। अब हम लोग थर्ड पे चलते हैं। थर्ड क्या बोल रहे हैं कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है ना, फिर से वही एलसीएम एचसीएफ निकालना है, बेसिक सा क्वेश्चन है। स्टेप्स यही रहेंगे कि पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, देन हम उसका एचसीएफ एलसीएम निकाल लेंगे, है ना। फटाफट करते हैं इस वाले क्वेश्चन को भी। इस पूरी वीडियो में बच्चों इस वाली एक्सरसाइज तक का सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाएगा एनसीईआरटी का, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के, है ना। थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या है, 12, 15 एंड 21। फिर से वही लिखोगे आप लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12, 15 एंड 21। तो 12 का क्या आ जाएगा, 2 इंटू ये आ जाएगा। 15 का क्या आ जाएगा बच्चों, 3 इंटू 5। 21 का क्या आएगा, 3 इंटू 7। करके देखना आप लोग, इस तरह से दिखाओगे आप लोग, है ना। और 21 का, ठीक है ना बच्चों। फिर उसके बाद एचसीएफ की जहां तक बात है, यहां पे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना आप लोग, कॉमन चीजें। अच्छा यहाँ पे कॉमन क्या है, 2 तो इसमें कहीं कॉमन ही नहीं है, 3 एक कॉमन दिखाई दे रहा है हमें, है ना। तो हम क्या लिख देंगे, एचसीएफ 3 हो गया। सिंपल सा लॉजिक, कॉमन चीज को उठा लो बस एचसीएफ के लिए। एलसीएम की जहां तक बात है, देखो एक फैक्टर 2 आ रहा है, एक 3 आ रहा है, एक 5 आ रहा है और एक 7 आ रहा है। 2 यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे एक मतलब 2 नहीं आ रहा है, यहाँ पे 2 नहीं आ रहा है, बट हम कितने बार लिख देंगे, 2 बार। 3 यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे एक बार है, 3 एक बार लिखा जाएगा। देन एक बार 5 लिखा जाएगा, एक बार 7 लिखा जाएगा। मतलब जो भी प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं, यूज हो रहे हैं, उनको आपको लिखना है और उनका मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स लिखना है। अगर वो एक बार ही आया है किसी में तो आपको एक बार लिखना है, अगर वो 2 बार 3 बार आ रहा है तो उतने मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स लिखना है बच्चों। ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 12, 60 और ये 420। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया बच्चों, है ना। अब सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, 17, 23 एंड 29। अच्छा 17 भी प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम नंबर है ना, और 29 भी प्राइम नंबर है। ये सब चेक कर लिया करो पहले आप लोग ना। जैसे 17, 23 एंड 29 की अगर मैं बात करूं तो लैंग्वेज क्या लिखेंगे हम लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 17, 23 एंड 29। तो 17 का करोगे तो अब क्या आएगा, 17 ही आ जाएगा, है ना। तो 23 का भी वही आएगा और तो कुछ फैक्टर बनेगा नहीं इसका, 29 का भी आपका वही आ जाएगा, है ना बच्चों। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसमें, एचसीएफ इन तीनों नंबर्स का बेसिकली क्या होगा आपके लिए, कुछ कॉमन तो है ही नहीं, तो 1 तो है हर जगह। अगर आप वैसे देखोगे तो 1 ही आ गया ना फिर, है ना। और एलसीएम की अगर मैं बात करूं, अब एलसीएम बताओ, एलसीएम में क्या आएगा, 17 भी फैक्टर है, 23 भी फैक्टर है, 29 भी फैक्टर है, तो तीनों लिखे जाएंगे। 17 यहाँ पे एक बार आ रहा है, मैंने क्या बताया था, जो भी प्राइम फैक्टर आप लोग यूज करोगे वो सब लिखा जाएगा और उसके सबकी मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स लिखी जाएगी। यहाँ पे 17 एक बार लिख दो, यहाँ पे 23 इधर आ रहा है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो आ रहा है ना, तो लिखा जाएगा इंटू 29। इनको मल्टीप्लाई करो आप लोग, थ्री 9 में 29 को करो, वन 11339। क्लियर है बच्चों यहां तक। अब हमारा लास्ट पार्ट क्या है इसका, 8, 9 एंड 25।
9 एंड 25। 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया आपने 4, ये आ गया। 9 का किया, 25 का किया, तो क्या आएगा बच्चों? 8 का 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 का 3 इंटू 3, 25 का 5 इंटू 5। HCF क्या आ जाएगा इन तीनों वैल्यूज की, तीनों नंबर्स की? कॉमन क्या है इसमें बताओ आप? इसमें 3 2 आ रहा है, इसमें 2 बार 3 है, इसमें 5 है, कॉमन तो कुछ है ही नहीं, है ना? तो HCF क्या हो जाएगा? फिर से 1 हो जाएगा। LCM क्या हो जाएगा? 2 3 और 5 फैक्टर्स है ना, 2 कितनी बार आता है मैक्सिमम? 3 बार। LCM क्या आ जाएगा? 3 बार 2, अच्छा 2 बार 3 और 5 भी 2 बार, कितना आएगा फिर ये? 1800। क्लियर है बच्चों? ठीक है ना यहां तक? अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फोर्थ वाला, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो एग्जाम्पल्स को करने का ना यही फायदा होता है कि आपको ना फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत आसान लगने लगते हैं और बहुत इजीली हो भी जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? गिवन दैट HCF 306 और 657 का 9 है, हमें टू फाइंड क्या करना है? इस तरह से लिखोगे आप लोग। गिवन में क्या है? ये गिवन है, टू फाइंड हमें क्या करना है? LCM 306 और 657 का, है ना? तो हम क्या लिखेंगे? यूजिंग HCF ऑफ टू नंबर्स A and B into LCM of two numbers A and B equals to product of those two numbers, है ना बच्चों? तो यहाँ पे दो नंबर्स क्या है? 306 और 657 इंटू उसका LCM और इक्वल टू क्या होगा? 306 और 657 का प्रोडक्ट। HCF कितना गिवन है? 9 गिवन है। LCM आपको निकालना है ना? तो LCM की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 306 इंटू 657। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगर कैंसिल हो रहा है ठीक है, नहीं तो लास्ट में जाके मल्टीप्लाई कर दो। पहले आप चेक कर लो कैंसिल कर पा रहे हो आप इसको, ये कैंसिल हो जाएगा ना? 34, तो 657 इंटू 34, शायद 2233 आएगा आपका आंसर, देख लो आप लोग। हाँ 222338। क्लियर है बच्चों? बेसिक सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये फिफ्थ क्वेश्चन आ गया। फिफ्थ क्वेश्चन कैसा है? जो मैंने एग्जांपल डिस्कस किया था ना आप लोगों के साथ कि 4 की पावर n वाला, एंड विद द डिजिट 0 और नॉट, तो उसी वाले एग्जांपल का ये दूसरा वर्जन है बेसिकली ना, कि चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब फिर से हम क्या लिखेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n इक्वल्स टू, ये आ जाएगा, है ना? अब क्या लिखेंगे हम कि फॉर अ नंबर 2 एंड, हमने क्या डिस्कस किया था बच्चों कि अगर किसी भी नंबर को 0 पे एंड करना होगा तो इट शुड कंटेन 2 and 5 एज इट्स प्राइम फैक्टर्स। क्यों? क्योंकि 0 पे एंड करने का मतलब क्या है कि उसको 10 पे एंड करना है, और 10 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? 2 and 5 होता है बच्चों। 2 and 5 दोनों होना चाहिए, है ना? तभी वो 10 बनेगा ना, 2 into 5 करके। ठीक है ना बच्चों? तो इसलिए हमने क्या लिख दिया? 2 and 5 एज इट्स प्राइम फैक्टर्स, बट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ has only 2 and 3, and यहां से इंपॉर्टेंट लाइन, by the uniqueness of fundamental theorem of arithmetic
क्या लिखेंगे हम लोग, एवरी प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक, है ना। मतलब 2 और 3 हमेशा 6 के लिए रहने वाले, मतलब कभी भी यहाँ पे 5 तो नहीं आ जाएगा। 3 से हमें प्रॉब्लम नहीं है, अगर 5 हो भी जाता है यहाँ पे तो 2 इंटू 5 इंटू 3 दिक्कत क्या थी, मतलब 30 तो बनता ना, तब भी तो 0 आ ही रहा है। हमें प्रॉब्लम क्या है कि 5 नहीं है यहाँ पे। अगर सिर्फ 5 होता और 2 नहीं होता तब भी प्रॉब्लम थी, क्योंकि 5 एंड 2 दोनों होने चाहिए बच्चों, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, बाय द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एवरी प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक, सो देयर इज नो वैल्यू ऑफ n फॉर विच 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। क्लियर है बच्चों यहां तक, है ना। अब इसका हमारा दो क्वेश्चंस और रह गए, एक क्वेश्चन 6 है, एक क्वेश्चन 7 है। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया बच्चों सबको। इसमें बस आपको यही लिखना है कि यार 5 है तो 2 देखना है, अगर 2 है तो 5 देखना है, और उसको बस स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख देना है कि भाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये बोलता है कि प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक है, तो सिंस यहाँ पे 5 नहीं है तो इसलिए ये नंबर एंड नहीं कर सकता, या सिंस यहाँ पे 2 नहीं है इसलिए नंबर 0 पे एंड नहीं कर सकता बच्चों। 6th क्वेश्चन देखो, 6th क्या बोल रहा है कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, है ना। एंड दूसरा क्या है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजिट नंबर्स। तो बच्चों हमने कॉम्पोजिट नंबर्स के बारे में क्या डिस्कशन किया था अभी पीछे, कि कॉम्पोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। बेसिकली 1 इटसेल्फ, इन दोनों को छोड़ के कोई दूसरा फैक्टर होना चाहिए, तीसरा फैक्टर होना चाहिए, है ना। तो अगर आप देखोगे, इसको लिख देंगे हम लोग टेकिंग 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब देखो यहां से ना इस नंबर का अगर मैंने 2 से ज्यादा फैक्टर्स प्रूव कर दिया तो कॉम्पोजिट बन जाएगा। अब उसके लिए क्या कर सकते हो आप, देखो यहां से और यहां से बीच में प्लस है, तो इन दोनों में बेसिकली ये आपको मल्टीप्लाई करके गिवन है ना, 7 11 13 एक प्राइम फैक्टर्स आपको गिवन है एक तरीके से, तो इन दोनों में से मैं 13 को कॉमन ले सकता हूं, तो क्या बचेगा 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। यार आप देखो ना, अगर आपका इस तरह से कुछ लिखा रहता है तो आप 7 तो कॉमन लेते थे ना छोटी क्लासेस में, x इंटू वाई और प्लस 2 आता था यहाँ पे, उसी तरीके से मैंने 13 कॉमन ले लिया। 13 अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो क्या बनेगा, 77 प्लस 1 78। अब देखो एक फैक्टर 13 आ गया, 78 के भी फैक्टर्स होंगे, है ना, 1 तो है ही यहाँ पे फैक्टर, ठीक है ना। इसको आप कैसे लिखोगे, 13 और फिर ये 78 के फैक्टर्स हो सकते हैं ना, मतलब जैसे 78 को अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन भी करोगे इसका, इस तरह के डिफरेंट फैक्टर्स आएंगे, है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहीं पे कि सिंस इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स therefore is a composite number। क्लियर है बच्चों यहां तक। इसी तरीके से अब जो इसका सेकंड पार्ट है वो भी क्या बोल रहा है हमें, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू टेकिंग 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। फिर से देखो आप, यहां के बाद प्लस है तो मैं इन दोनों में 5 कॉमन ले सकता हूं, क्या बचेगा 7 इंटू 6 इंटू यहां से 5 हट जाएगा, 1 आ जाएगा। आप समझ रहे हो ना, 5 जैसे यहाँ पे 7 कॉमन लिया, 7 से कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, उससे डिवाइड करना बेसिकली। तो 7xy को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो 1 ही तो आएगा ना यहाँ पे, और 14 की जगह 2 आ जाएगा। उसी तरीके से जब मैं 5 से इस पूरे को डिवाइड करूंगा तो 5 यहाँ से हट जाएगा ना, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो अब ये 5 आ गया, ये कितना होगा 6 24 इंटू 42, है ना। मतलब जैसे 1008 प्लस 1 आ गए, है ना 42, और इंटू 4 एक बार दोबारा करके देख लेते हैं, 168 इंटू 6, है ना। तो 5 इंटू 1009, इसके भी क्या होंगे, सिंस इट हैज
more than 2 factors, therefore it is a composite number. ठीक है ना बच्चों। अब इसका हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन से पहले ना आपको ये चीज समझना पड़ेगा। देखो, जब भी आपको वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू एचसीएफ या एलसीएम को निकालना हो तो आपको कई बार ये चीज बताई जाती है कि मतलब क्लासेस में भी आपको बताया जाएगा, इवन स्कूल में भी टीचर्स के थ्रू बताया जाएगा कि मैक्सिमम और मिनिमम वर्ड पे ध्यान दिया करो। अगर क्वेश्चन में मैक्सिमम है तो ये निकाल लो, मिनिमम है तो ये निकाल लो, मतलब एचसीएफ एलसीएम इस तरीके से ना वो क्वेश्चन कई बार आपका सही बैठ जाएगा, बट कई केसेस में ना वो चीज गलत हो जाती है बच्चों, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट है एक्चुअल, वो कॉन्सेप्ट है नहीं। एक्चुअल आपको क्या समझना है ना, देखो एचसीएफ फैक्टर से रिलेटेड होता है और एलसीएम मल्टीपल से रिलेटेड होता है। अच्छा, अगर मैं मल्टीपल की बात करूंगा तो हमेशा मैं उस वैल्यू से आगे की वैल्यूज की बात करूंगा, है ना, और अगर मैं फैक्टर की बात करूंगा तो मैं उस वैल्यू के अंदर की वैल्यूज की बात करूंगा। ये बात तो सबको समझ में आती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 10 के मल्टीपल्स की बात करूंगा बच्चों तो ये 10, 20, 30, 40 आगे की वैल्यूज की बात होगी। इसी तरीके से अगर मैं 10 के फैक्टर्स की बात करूंगा तो 1, 2, 5, 10 उसके अंदर अंदर की वैल्यू बात खत्म हो जाएगी। आप मेरी बात समझ रहे हो ना। तो क्वेश्चन को पढ़ के अगर आपको लगता है कि सिचुएशन में हमें आगे की चीजों के बारे में बात करना है, समझ रहे मेरी बात को, क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में आगे की बात की जा रही है या उसके अंदर ही डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, मतलब उसके जो एक वैल्यू है उसके अंदर अंदर हमें काम करना है, तो आपको एचसीएफ निकालना है। अगर क्वेश्चन पढ़ के आपको आगे की चीजों के बारे में समझ में आ रही है कि ये जो सिचुएशन दिया गया है उससे हमें ऊपर जाना है, तो आप उसमें एलसीएम निकालोगे। फॉर एग्जाम्पल, इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है ना, और सोनिया और रवि दोनों क्या करते हैं, एक राउंड उस सर्कुलर फील्ड का, मतलब एक स्पोर्ट्स फील्ड है उसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ है। लेट्स सपोज कि ये आपका सर्कुलर पाथ है ना। ये आपका सर्कुलर पाथ है। सोनिया और रवि मतलब इस सर्कुलर पाथ को एक राउंड कंप्लीट करते हैं ना। क्या गिवन है क्वेश्चन में कि सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, इसको 18 मिनट्स का टाइम लगता है और रवि को 12 मिनट्स का टाइम लगता है ना। अब ये क्या बोल रहा है कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, इसी पॉइंट पे स्टार्ट करते हैं और एक ही टाइम पे दोनों स्टार्ट कर रहे हैं। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, दोनों एक ही पॉइंट पे स्टार्ट करते हैं और एक ही टाइम पे स्टार्ट करते हैं और सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों इसी डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं मान लेते हैं। कह रहा है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब एक चीज बताओ, आप दोबारा इनको स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने आने के लिए, देखो रवि का टाइम कम लग रहा है, सोनिया को ज्यादा लग रहा है, मतलब रवि तेज भाग रहा होगा, सोनिया धीरे भाग रही होगी, है ना। तो जब रवि ने तेज भागना स्टार्ट किया होगा तो जाहिर सी बात है कि एक राउंड जब रवि कवर करेगा उससे पीछे पीछे सोनिया आएगी, है ना। तो ये तो फटाफट 12 मिनट्स में कवर कर लेगा ना रवि, मतलब रवि ने तो 12 मिनट्स में इसको कवर कर लिया और सोनिया को 18 मिनट का टाइम लगेगा। आप मेरी बात समझ रहे हो, 18 मिनट का टाइम सोनिया को लगा, 12 मिनट्स का टाइम रवि को लगा, मतलब रवि तेज चल रहा है ना। तो रवि अगर तेज चल रहा है तो कुछ राउंड्स के बाद जाके कहीं ना कहीं सोनिया और रवि मीट करेंगे, मतलब कुछ टाइम के बाद, क्योंकि यार पहले राउंड में तो 12 मिनट में कवर कर लेगा ना, उसको तो 18 मिनट लगेंगे। स्टार्टिंग में दोनों यहाँ पे मीट करते हैं, स्टार्टिंग में वहां से उन्होंने स्टार्ट किया, फिर उसके बाद 12 मिनट्स में रवि ने एक राउंड कंप्लीट कर लिया और 18 मिनट्स लग जाते हैं सोनिया को। तो पहले राउंड में तो दोबारा नहीं मिलेंगे ना वो, क्योंकि रवि तेज भाग रहा है, तो अब उनको कहीं ना कहीं बाद में स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो अब एक चीज बताओ, अगर पहले राउंड के अंदर नहीं मिलेंगे तो आप फैक्टर की बात तो नहीं करोगे ना, मतलब जो वैल्यू आपकी निकल के आएगी यहाँ पे, जो आगे की बात हो रही है, तो वो तो इनके ऊपर की वैल्यू आएगी ना, मतलब इस टाइम लिमिट के अंदर तो कभी नहीं मिलेंगे ना वो। अगर अंदर मिलते तो हम फैक्टर निकालते, तो हम एचसीएफ करते बच्चों, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये आगे की बात हो रही है, तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, हम लोग एलसीएम निकालेंगे। इस तरह से थोड़ा समझ में आया होगा कि जब आगे की सिचुएशन की बात हो रही है तो एलसीएम, जब अंदर उसके बीच की, उसके पीछे की बात हो रही है, उसके अंदर की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे बच्चों। तो कैसे लिखेंगे हम इसको कि टाइम टेकन बाय रवि टू कंप्लीट 1 राउंड, 1 राउंड कितना मिनट्स हो गया, 12 मिनट्स। टाइम टेकन बाय सोनिया टू कंप्लीट
1 राउंड, ये कितना हो गया 18 मिनट्स हो गया बच्चों, है ना। तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट, यही है ना क्वेश्चन। टाइम आफ्टर विच दे विल meet at the starting point will be the LCM of 18 and 12। अब 18 12 का LCM निकाल लो आप। 18 को क्या लिखोगे 2 इंटू 3 इंटू 3, और 12 को क्या लिखोगे आप 2 इंटू 2 इंटू 3, है ना। तो LCM इक्वल्स टू बताओ बच्चों क्या आएगा, 2 यहाँ पे एक बार आ रहा है, यहाँ पे 2 बार आ रहा है, 2 बार लिखेंगे, 3 यहाँ पे एक बार आ रहा है, यहाँ पे 2 बार आ रहा है, तो हम 2 बार लिख देंगे, तो 36। तो अब देखो 36 आ गया ना, इससे ऊपर का टाइम आ गया नहीं आ गया, मतलब हमने एलसीएम निकाला सही निकाला है। तो 36 मिनट्स के बाद मतलब जब ये 3 राउंड ले लेगा, है ना, और सोनिया उस टाइम तक क्या करेगी 2 ही राउंड ले पाएगी। समझ रहे बच्चों आप लोग, 36 मिनट्स के बाद ये लोग दोबारा मिल जाएंगे। तो देयरफॉर आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। बच्चों क्लियर है बच्चों कॉन्सेप्ट। तो बच्चों ये वाली एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई 1.1। बहुत डिटेल में आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट्स, एग्जांपल्स और एक्सरसाइज हम लोगों ने सॉल्व किया है, ठीक है ना बच्चों। स्टेप्स जरूर लिखने हैं आपको, कॉन्सेप्ट्स जरूर पढ़ना है, कॉन्सेप्ट्स को जरूर समझना है, एग्जांपल्स को भी नेग्लेक्ट नहीं करना है, एग्जांपल्स को भी जरूर ध्यान में रखना है बच्चों। इस तरीके से आपको सारी एक्सरसाइज को तैयार करना है। तो बाकी की वीडियोस में हम लोग आगे की एक्सरसाइज और डिफरेंट चैप्टर्स को कवर करेंगे क्लास 10th के बच्चों, है ना। तब तक आप लोग इस वाली वीडियो को देखना, कहीं कुछ दिक्कत हो कमेंट्स में जरूर मेंशन करना आप लोग, और लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही करना है आप लोगों को, दूसरों से भी करवाना है जितना हो सके, और जितनी जल्दी ये ग्रो करेगा उतना और हम लोग अच्छा अच्छा कंटेंट इस पे लेके आएंगे बच्चों, है ना। तब तक के लिए इस वाले वीडियो को देखो आप लोग, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।